स्टूडेंट्स एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग सभी? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेट हो गया है, बट ये एग्जाम में डिस्कस करने वाला था। काफ़ी दिनों से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था आप लोगों के साथ में। बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का है ये। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसे आप खरीफ क्रॉप के नाम से आप इसको जानते हैं। तो ये खरीफ क्रॉप जो होती है, आपकी खरीफ वाली जो फसलें होती है, जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, सब यही उसी के अंतर्गत आती है। तो आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम का पेपर था 2000 दिसंबर 2023 का। इसमें क्वेश्चन जो भी डिस्कस किए गए थे, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। तो वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। हमें क्या लाइक से और कमेंट से हमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक अच्छा सा आपका उधर से आपका एक फीडबैक मिलता है कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। ओके, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, इस तरह का आपका पेपर होगा, सेम ऐसे ही पेपर होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। आप इस तरह का होगा, क्वेश्चन की चेंज हो सकती है। 50 मिनट्स का है और 3 घंटे का समय होगा। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी है। इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो भी निर्देश दिए उसके अनुसार आपको सभी खंडों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन कहाँ लिख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसमें आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा वीडियो के बारे में, वीडियो को जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन पेपर को भी। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसका भी आंसर मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका GBPUAT, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। ये 1960 में बनी थी। 1960 में कहां पर? ये पंतनगर में, पहले उत्तर प्रदेश था पंतनगर उत्तर प्रदेश में आता था, लेकिन ये भी उत्तराखंड के अंतर्गत आती है। उत्तराखंड के अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी आती है। गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है ये। भारत में सबसे पहले ये 1960 में बनी थी। आप 17 नवंबर 1960 में आप भी कह सकते हैं कि 17 नवंबर में ये स्टैब्लिश की गई थी। बट 1960 इसका ईयर था। ये यहाँ से पूरा नाम पूछा गया है। दूसरा है ये इस यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी मैं खास बात ये बता देता हूँ कि जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन, जो भारत के अंदर स्टार्ट किया गया था, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया गया था। ओके, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब की बार तो ये क्वेश्चन है। बाकी अगर आपसे अब की बार ये पूछ लेता है ICAR का पूरा नाम बता दिए, या ICAR का पूरा नाम लिखिए। फुल फॉर्म ऑफ ICAR से क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। तो ICAR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। IARI से क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी आपका वहीं पर है, पूछा, नई दिल्ली में ही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से आगे बढ़िए भी आ सकता है स्टूडेंट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में है ये। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है इसका पूरा फुल फॉर्म पूछ ले, या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है। क्वेश्चन को देखिए, मैंने एक क्वेश्चन को पकड़ा, अभी तक आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। तो इस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए स्टूडेंट। ठीक है, हो सकता है कि आपसे ये अगली बार ये पूछ ले सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। सेंट्रल CRRI का पूरा नाम हो सकता है आप लोगों से पूछा जा सके। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपसे एग्रोनॉमी के जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रोनॉमी के ध्यान रखना स्टूडेंट्स। पडलिंग आपसे पूछ लेगा, पडलिंग हो सकता है आपके पूछ ले। पडलिंग क्या होता है? पडलिंग किस में की जाती है? तो पडलिंग जो होती है धान की खेत में की जाती है, राइस में पडलिंग होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम टिलेज करते हैं या हम सीड बेड को हम तैयार करते हैं, जब हम अपने फील्ड को तैयार करते हैं, तो उसमें हम पाटा लगाते हैं, पडलर लगाते हैं,
ताकि उससे क्या हो सके। आपने देखा होगा जब खेत के अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा, उसके बारे में भी आपको दिखा दूंगा। दिखाने से थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आ जाता है स्टूडेंट। थोड़ा सा विजिबिलिटी, अगर आपको दिखाई कोई चीज विजुअल देखने को मिले तो आप जल्दी उसको समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स। और एग्रीकल्चर के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जो भी, आप एक बार जरूर नजर मारिएगा उन पे, वहां से हो सकता है कि क्वेश्चन वहां से पूछा जा सके। चलो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑयल्स जो होता है या प्रोटीन्स जो होती है सोयाबीन के अंदर, ऑयल परसेंटेज कितना होता है और ऑयल परसेंटेज कितना होता है। एडिबल ऑयल जो सोयाबीन होते हैं, जिसका बोटेनिकल नाम ग्लाइकन मैक्स होता है, आप अपने नाम से भी वो ग्लाइकन मैक्स के नाम से जानते हैं इसको, ग्लाइकन मैक्स। इसमें ऑयल और प्रोटीन पूछा है। हो सकता है आपकी बस सोयाबीन पूछा है, कल आप लोगों से क्या पूछ ले, ग्राउंडनट पूछ ले, हो सकता है मूंगफली भी तो पूछी जा सकती है ना भाई। कस्टर्ड पूछा जा सकता है, कस्टर्ड हो सकता है, मस्टर्ड पूछा जा सकता है, मस्टर्ड का बता दीजिए। तो ये सभी याद करके जरूर जाइए। मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं और 3-4 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग इनको जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। हो सके कस्टर्ड का पूछ ले आपसे, मस्टर्ड का पूछ ले, ग्राउंडनट का पूछ ले, ग्राउंडनट मूंगफली से भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जरूर याद करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखो ऑयल की अगर मैं बात करूं तो ऑयल जो होता है, देखो जो ग्राउंडनट होता है, ग्राउंडनट में 26% क्या होता है, 26% प्रोटीन होती है, ओके। और 40 से 42% क्या होता है, प्रोटीन होता है, ओके। इसी तरह जो आपका सोयाबीन होते हैं, सोयाबीन के अंदर 40 से 42% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 20% क्या होता है, ऑयल होता है। इसका जस्ट उल्टा आप कह सकते हैं लगभग। तो आप इसका आंसर आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, ठीक है। 20% ऑयल होता है, 40 से 42% वहां पर प्रोटीन होती है। तो 26% प्रोटीन मूंगफली में होती है, 40 से 42% यहाँ पर ऑयल होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, दोनों के हो सकता है 33% मस्टर्ड के अंदर ऑयल होता है, 33% लगभग। तो हो सकता है वहां पर ज्यादा हो, कहीं पर 40 भी दिखाता है स्टूडेंट्स। तो ये भी यहाँ पर भी आप जरूर इनको देख कर जाइए। मस्टर्ड का तेल भी पूछ सकते हैं, मस्टर्ड में कितने % तेल पाया जाता है। जितनी भी खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप जितनी भी है, उनके अंदर जो भी ऑयल क्रॉप है, ऑयल मतलब तेल वाली जितनी भी फसलें हैं, उनके अंदर जो ऑयल की क्वांटिटी है और प्रोटीन की जो क्वांटिटी है, वो उससे क्वेश्चन स्टूडेंट आपको आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो जितनी भी ऑयल क्रॉप है आप उनको जरूर देख कर जाइएगा, उनमें परसेंटेज, ऑयल परसेंटेज भी जरूर आपसे पूछे जा सके। थोड़ा सा मैं नोट्स भी, मेरे पास जो नोट्स है थोड़ा सा मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा बाद में। तो इंपोर्टेंट ऑफ कस्टर, कस्टर का इंपोर्टेंट क्या है, कस्टर से क्या, कस्टर क्यों हमारे लिए इंपोर्टेंट है, इसके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। कस्टर का महत्व पूछा है। जो आपका अंडी का तेल होता है, कुछ लोग इसको अरंडी कहते हैं, अंडी का जो तेल होता है, कस्टर का जो ऑयल होता है, वो किस काम आती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी उसके अंदर होते हैं, एंटी फंगी, एंटी फंगी उसके अंतर्गत चीजें होती है। तो इससे भी इंपोर्टेंस आप पूछ लेना कि कस्टर का क्या क्या महत्व है। इससे भी क्वेश्चन आपसे पिछली बार 2 नंबर का पूछा जा सके। हो सकता है कि आपकी बार आपसे मूंगफली के तेल का पूछ ले, सोयाबीन के तेल का महत्व पूछ ले। इनसे इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए जा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जो कस्टर होता है, कस्टर का जो ऑयल होता है या अंडे का जो ऑयल होता है, वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी उसके अंदर होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी उसके अंतर्गत होती उसके अंदर होती है। ये चीजें आप लोग जरूर देख के जाइएगा, इसका महत्व। उसके बाद क्वेश्चन है आपका खैरा, खैरा डिजीज क्या है और ये पैडी में क्यों होता है, किसी कमी से होता है, किसी कमी से होता है स्टूडेंट, जिंक की कमी से होता है। ये किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। चलो मैं थोड़ा सा आपको एक पीपीटी है, थोड़ा सा मैं पीपीटी पे जाता हूं, आप लोगों को दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ये खैरा डिजीज ऑफ राइस है। दिस डिजीज जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। ये नॉन पैरासाइटिक एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है। ये सबसे पहले ये राइस में देखा गया था, ओराइजा सटाइवा जिसका बोटैनिकल नेम है। कहां पर देखा गया था, तराई रीजन है, जो तराई क्षेत्र है वहां पर देखा गया, उत्तर प्रदेश में। और ये नैनी जो वीएल नैनी जो थे, उन्होंने इसको देखा था वीएल नैनी। कुछ लोग इसको वीएल नैनी, एल नैनी के नाम से जानते हैं। तो नैनी ने देखा था 1966 में देखा था, ठीक है। इससे जो होती है, जो फसल जो होती है उसमें 25% का लॉस देखा गया है। इसके कारण जो राइस की फसलें होती है स्टूडेंट, जो धान की फसल होती है, उसमें 25% उसकी उपज कम हो जाती है, ओके, ठीक है।
तो ये बहुत सारे किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसको कंट्रोल कैसे करें, तो जिंक सल्फेट आप डालिए। जिंक सल्फेट की मात्रा अगर आप डालोगे इसके अंदर तो वो उसको क्या कर लेगा, सुधार करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से स्टूडेंट, इसका आंसर मैंने दे दिया है, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। ये गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसको मैं अभी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं सॉरी, ये इंडियन ग्रास फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये है आपकी, ये है गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस, जिसमें ये लाइब्रेरी घंटा है, घंटा चौक जिसे आप कहते हैं। तो आप लोग अगर कभी यहाँ पर आप देखे हो, आपने सुना हो, तो ये गोविंद बल्लभ पंत फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका मैंने आपको सामने एक पिक्चर रखा है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका IGFRI, अभी जिसे मैं दिखा रहा था, इंडियन ग्रास फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ पर है, आपसे पूछा जा सकता है। IGFRI देखो, ये देखो इंडियन ग्रास, जो ग्रास होती है, घासें होती है, ये फॉरेस्ट जिसे आप रिसर्च इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं। ये कहाँ पर, ये झांसी के अंतर्गत है। कहाँ पर है, झांसी में है। झांसी की आप नाम सुना होगा, झांसी के अंदर, झांसी। ठीक है, अभी जो मैंने दिखाया था वो एक गोविंद बल्लभ पंत जो घंटा घर है, उससे पहले मैंने जो आपको दिखाया था, तो वो IGFRI था। अब देखना चाहो तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखो, ये रहा स्टूडेंट्स, ये लिखा है, ऊपर भी लिखा होगा IGFRI। ठीक है, इंडियन ग्रास फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर रिसर्च होती है, जितनी भी घास से संबंधित, जितनी भी फॉरेस्ट से संबंधित जितनी भी क्रॉप्स होती है, जैसे आपका जवार, बाजरा, ये जितनी भी फसलें होती हैं, इन पर रिसर्च किया जाता है, इनकी वैरायटी को डेवलप किया जाता है, ताकि भारत के अंदर का जो चारा है, जो फॉडर है, उससे संबंधित जो वैरायटी है, उनको डेवलप किया जा सके। ओके, तो इस तरह से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो दो नंबर के जो क्वेश्चन थे अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि कल आपका लास्ट ये पेपर है, स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों को पहले बता देता हूं कि आप लोगों को जो एग्जाम है, एग्जाम को सबसे पहले छोटे क्वेश्चन कीजिएगा स्टूडेंट, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे जाइएगा, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आप जाइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों का ये एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। सभी पेपर BSc एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर के सभी पेपर एक दिन पहले यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, 2 दिन पहले भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सभी जितने भी पेपर है, सभी पेपर को यहाँ पर डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा हुआ। अब आता है दूसरा, यहाँ पर आता है, देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर सीख लेना स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछी जा सकती है इसमें। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक चीज लिखा है, क्रॉप रोटेशन फसल चक्र लिखिए। फसल चक्र क्या होता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन इसकी संभावना ज्यादा नहीं है। 10 नंबर में आने की संभावना कम है, क्योंकि इसके 5 नंबर के से यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, 2 नंबर से आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसका ध्यान रखना, इसको बनाना सीख लेना। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया और मल्टीप्लाई 100 अगर आप कर दोगे तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल कर जाएगी। मान लीजिए आपके पास 3 फसल है, मान लीजिए आपके पास 3 साल की 3 फसल है, कोई 3 फसल है, टोटल क्रॉपिंग एरिया ऊपर लिखेंगे कितना आपका टोटल क्रॉप कितनी है, आपने कितने साल में ली है, वो फसलें लिखनी है, 1 साल में ली है। मान लीजिए आपने 2 फसल ली है या 3 फसल ली है और 1 साल में उनको लिया है, तो 1 साल से 1 से 100 करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 300% आ जाएगी। तो टोटल क्रॉपिंग एरिया ऊपर लिखेंगे, नेट कल्टिवेटेड एरिया लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया जाएगा, तो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल कर आ जाएगी। ओके, तो ये जरूर आप लोग इस न्यूमेरिकल को जरूर सीख लेना, और ये सिखाया भी होगा, हमारे डॉक्टर राजकुमार सर हैं, उन्होंने आपको सिखाया भी होगा, ये एग्रोनॉमी के सर हैं में, तो उन्होंने आपको ये कैसे निकालते हैं वो भी बताया होगा। बट यहाँ पर मैं भी बता रहा हूँ, अगर आप टोटल क्रॉपिंग एरिया ऊपर लिखे, मान लीजिए आपने 3 फसल ली और आपने 2 साल में ली और मल्टीप्लाई 100 से कीजिएगा तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 150 आ जाएगी। ओके, 150% ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी। भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो 143% लगभग है, 143 की जगह 145 भी हो सकती है, लेकिन 143% अप्रोक्स आप मान सकते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी भारत के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा जरूर। ये 5 नंबर का है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, देसी कॉटन में और अमेरिकन कॉटन में क्या डिफरेंस है।
देसी कॉटन क्या है और अमेरिकन कॉटन क्या होते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो मैं इसको डिफरेंस क्या है आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेन डिफरेंस द देसी कॉटन अमेरिकन कॉटन। तो हम पहले देसी कॉटन की बात करेंगे, जिसे देसी कपास के नाम से जानते हैं। तो देसी कपास किसे कहते हैं? देसी जो कपास होती है स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, और जो ग्रो होती है वो अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ ऐसे अपवर्ड ऊपर जाती है, ठीक है। इट डज नॉट द सेपरेट एवरीवेयर, मतलब वो फैलती नहीं है। इट डज नॉट सेपरेट एवरीवेयर, मतलब वो कहीं भी इधर उधर, जैसे आपको देसी कॉटन होती है तो फैल के पड़ती चलती है, बट ये फैलती नहीं है। पहली बात तो इसमें ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है? द स्टम ऑफ देसी कॉटन प्लांट इज रेड इन कलर। जो देसी कॉटन होती है उसके जो प्लांट होता है उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है स्टूडेंट्स। तीसरी थर्ड पॉइंट है द लीव्स ऑफ देसी कॉटन आर द लेस ब्रॉड एंड द ग्रीन इन ए कलर कंपेयर टू द लीव्स ऑफ अमेरिकन कॉटन। कह रहा है कि जो देसी कॉटन होता है उसकी जो ब्रॉड लीफ जो पत्ते जो होती है कम चौड़ी होती है एंड ग्रीन कलर की होती है। कंपेयर करेंगे अगर अमेरिकन कॉटन से, तब उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये उससे ज्यादा कम फैली होती है, इसकी पत्तियां कम चौड़ी होती है। जबकि देसी अमेरिकन कॉटन होता है उसकी पत्ती जो लीफ होती है वो ब्रॉडली होती है, ठीक है। उसके बाद देसी कॉटन फ्लावर्स आर स्मॉलर एंड देयर कलर इज येलो। जो देसी कॉटन होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं छोटे होते हैं और उनका जो कलर होता है पीला होता है। अभी हम किसकी बात करें? केवल देसी कॉटन की बात कर रहे हैं हम। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हम देसी कॉटन की बात कर रहे हैं, अभी हमने अमेरिकन कॉटन की बात नहीं की है, ओके। उसके बाद द लेंथ ऑफ इंडियन कॉटन द फाइबर शॉर्टर देन ऑफ अमेरिकन कॉटन। जो इंडियन कॉटन होती है उसके जो फाइबर्स होता है, जो रेशा होता है उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई जो होती है कम होती है अमेरिकन कॉटन से, ओके। द क्रॉप ड्यूरेशन ऑफ द इंडिजिनियस कॉटन इज आल्सो शॉर्टर देन दैट अमेरिकन कॉटन। कह रहा है कि जो देसी कॉटन होती है, देसी कपास जो होता है उनका क्रॉप ड्यूरेशन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। अमेरिकन कॉटन का क्या होता है? ज्यादा होता है। अंडर द नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये अमेरिकन कॉटन से कम उपज देती है, ठीक है। ये भी आप डिफरेंस बता सकते हैं कि देसी कॉटन में जो होता है, देसी कपास जो होता है वो अमेरिकन कॉटन से कम उपज प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंस था स्टूडेंट्स। ये देसी कॉटन के बारे में अभी हम बात करी है, अब हम अमेरिकन कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सामने आपके हैं अमेरिकन कॉटन, ठीक है। अमेरिकन कॉटन इज द प्लांट हैव द ब्रांच एंड देयर द प्लांट इज द बसी व्हिच इज हैव कह रहा है कि जो अमेरिकन कॉटन होते हैं जिसके जो प्लांट होते हैं, जिसकी ब्रांच होती है वो कैसी होती है? ब्यूची होती है और भी फैली होती है चारों तरफ। कलर की बात करें तो इसमें कॉटन रेड कलर होता है। अमेरिकन कॉटन की जो ब्रॉड लीफ होती है, लीफ पत्तियां होती है वो रेडिश कलर की होती है और साइज जो होता है बड़ा होता है, जबकि देसी कॉटन का साइज छोटा था। अमेरिकन कॉटन में जो फ्लावर्स हैं वो रेड कलर के हैं। द फाइबर लेंथ इस कॉटन लंबे होते हैं, देसी कॉटन से लंबे होते हैं। वो सेम डिफरेंस था, आगे अगर आप पढ़ोगे तो वही सेम डिफरेंस इसमें इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप सेम दिख थोड़ा सा अंतर है, बस इसी अंतर को आपको लिखना था, आपके 5 नंबर मिल हो जाते स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से स्टूडेंट पूछे जा सकते हैं, ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया यहाँ पर अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ रेटिंग एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फाइबर फ्रॉम द जूट प्लांट। कह रहा है कि जो जूट को सड़ाने वाले हैं उसके रेशे को अलग करने वाली जो भी विधियां हैं उनको डिस्कस करना है। ये रेटिंग की बात कर रहा है स्टूडेंट, सॉरी, ये रेटिंग की बात कर रहे हैं। अब रेटिंग का मतलब क्या होता है? रेटिंग एक माइक्रो बियल प्रोसेस होती है, माइक्रो बियल प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका जो जूट होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है, तो उसको सड़ाया गलाया जाता है, उसके अंदर माइक्रोब एक्टिविटी होती है ताकि उसमें से क्या किया जा सके, उसमें से फाइबर्स को निकाला जा सके। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को रेटिंग कहते हैं। और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है? 34 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है उसे। इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, वहां का टेम्परेचर आप लोगों से पूछा जा सकता है 34 डिग्री सेल्सियस पे। ये आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, ठीक है, बट ये फिर भी आपको बता देता हूं कि जो जूट होता है, जूट में जो रेटिंग होती है, रेटिंग एक
सूक्ष्म जीवाणु प्रोसेस के द्वारा होती है, यानी इसको डिकम्पोज किया जाता है माइक्रोबियल प्रोसेस के द्वारा। उसका जो टेम्परेचर होता है 34 डिग्री टेम्परेचर होता है, ताकि उसको क्या किया जा सके, उसको उससे फाइबर्स रिमूव करा सके, फाइबर्स निकाल सके। उसकी कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है आप लोगों को, उनकी विधियों के बारे में आपको डिस्कस करना था यहाँ पर, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा है ये कैलकुलेट द, ये भी क्वेश्चन आप पढ़ जाना, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ये हर साल क्वेश्चन आता है। तो इससे आप लोगों से पूछना है कि 50 बाय 50 मीटर का क्षेत्र वाली धान की फसल है, इसमें यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा की गणना करनी है। जो आपके पास जो 130 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 60 किलोग्राम फास्फोरस है, 40 किलोग्राम आपके पास पोटाश प्रति हेक्टेयर है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मात्रा आपको ज्ञात करनी है। ये न्यूमेरिकल सर ने करा रखा होगा, डॉक्टर राजकुमार सर ने हमारे यहाँ, ठीक है। अरहर की फसल यहाँ पर ये कल्टीवेशन में आ गया। जितनी भी पल्स क्रॉप होती हैं, उन पल्स क्रॉप में से जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप है उनको जरूर याद करिएगा। अरहर है, मूंग है, उर्द बीन है, ये सब आपसे पूछी जाएगी। जवार पूछी जाएगी, जवार क्योंकि फॉडर क्रॉप्स होती है, फॉडर क्रॉप भी है और ये खरीफ क्रॉप्स भी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन स्टूडेंट आने की संभावना है। देखो कल्टीवेशन की बात करें तो डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ अरहर पल्स क्रॉप की बात करें तो डिटेल्स में सबसे पहले बोटेनिकल नाम लिखना होता है स्टूडेंट। बोटेनिकल नेम होता है, फैमिली होती है, क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ओरिजिन होता है, फिर उसके बाद सोयल होता है, सोयल आती है, फिर क्लाइमेट आती है, फिर सीड सोविंग का मेथड आता है। सीड सोविंग मेथड, प्रिपेयर द लैंड, भूमि को तैयार करना, सीड सोविंग करना, ठीक है। इस तरह के स्टार्टिंग आपको करना पड़ेगा और उसके लास्ट तक, उसकी उपज तक आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इरिगेशन मेथड, प्लांट प्रोटेक्शन क्या होगा, इंसेक्ट कौन कौन से लगेंगे, डिजीज कौन कौन से लगेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, पूरी आपको लिखना है, खेती लिखना है। ऐसा नहीं है कि इसमें बोटेनिकल नेम और फैमिली लिखा हो छोड़ दिया, नहीं स्टूडेंट्स, आपको पूरा उसको पूरी जितनी भी उसकी कल्टीवेशन है, जितनी भी खेती का पूरा डिस्कस उसको करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप जवार है, जवार का बोटेनिकल नाम आपका सोरगम बाइकलर होता है। जवार का बोटेनिकल नाम आपसे पूछ लेगा। जवार की खेती, उसकी वैज्ञानिक विधि का वर्णन करना है। वैज्ञानिक विधि में तो वही साइंटिफिक तरीका, कल्टीवेशन, बोटेनिकल नेम, फैमिली, वैरायटी, फैमिली हो जाएगा, ठीक है। आप डालोगे तो आपसे आराम से मिल जाएगा ये, ठीक है। जवार की खेती जरूर पढ़ लेना। देखो पल्स क्रॉप जरूर पढ़ के जाना, एक पल्स क्रॉप, एक फोडर क्रॉप, एक सीरियल क्रॉप जरूर आएगी यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर जवार है, बाजरा है, इसे पूछ ले, मक्का, मेज पूछ ले आपसे, ठीक है, धान पूछ ले आपसे। तो फसलें जरूर याद कर लेने स्टूडेंट, बोटेनिकल नेम, फैमिली, इनके वैरायटी भी पूछ ले। हो सकता है कि आपसे ये पूछे जाए कि निम्नलिखित जो पॉइंट हमने दिया है उन पर आपको डिस्क्राइब करना है, कल्टीवेशन को डिस्क्राइब करना है। जैसे आपका बोटेनिकल नेम, सीड रेट आपसे पूछ लेगा, फर्टिलाइजर्स, मैन्यूरिंग फर्टिलाइजर पूछ लेगा, इरिगेशन पूछ लेगा, प्लांट प्रोटेक्शन, डिजीज पूछ लेगा। तो यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरी कल्टीवेशन आपको पढ़नी है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस सारणी के आधार पर आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। जैसे बीज दर आपको बतानी है, इसकी कितनी बीज दर होती है, फर्टिलाइजर्स मैनेजर क्या होगा, इसकी गई जाती है कौन कौन सी है, इसकी उपज प्रति हेक्टेयर कौन कौन सी है, वो सब आप लोगों से डिस्कस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ओके। मूंगफली की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी पल्स क्रॉप होती है स्टूडेंट ध्यान रखिए, ओएलसीडी प्रोटीन वाली जितनी फल्स होती हैं, पल्स क्रॉप होती हैं या जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, उसमें आप पूछ लेगा कि इसमें सल्फर क्यों डाली जाती है। सल्फर से क्या होता है कि ऑयल की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है स्टूडेंट, ठीक है। ऑयल जो क्रॉप होती है, जो पल्स क्रॉप होती है, इसमें सल्फर इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि इसमें उसमें ऑयल की मात्रा ही होती है, इंक्रीज हो जाती है, ऑयल की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, ओके। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। हो सकता है आप लोगों से मूंगफली में पूछ ले कि पिगिंग क्या होती है, पिगिंग किस में होती है, तो पिगिंग मूंगफली में होती है। आपने देखा होगा कभी कभी मूंगफली जो होती है आपको कच्ची कड़वी लगती है, उसमें से जो बीटर ऐसी लगती है, यानी कि बीटर टेस्ट आता है, वो एफ्लाटॉक्सिन की वजह से आता है। इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोटेनिकल नेम, फैमिली, वैरायटी, सीड रेट, हाउ प्रिपेयर द फर्टिलाइजर, प्रिपेयर द लैंड, फर्टिलाइजर,
उपज, प्लांट प्रोटेक्शन, डिजीज, इंसेक्ट, पूरा पढ़ के जाना है इसको। सस्य क्रियाएं कौन कौन सी होती है वो सब कुछ पढ़ के जाना है इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने इस क्वेश्चन को अभी देखो, एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा मैं फर्स्ट सेमेस्टर पे भी मेरा फोकस है, थर्ड सेमेस्टर पे भी और फिफ्थ सेमेस्टर पे भी, तो मैं वीडियो आप लोगों के सामने एग्जाम से पहले लाता रहूंगा। हो सकता है कि एक दो दिन एग्जाम से पहले भी सभी एग्जाम की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। 30-40 मिनट का लेक्चर लूंगा, ज्यादा नहीं, बट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है स्टूडेंट, ठीक है। जब आप लिखोगे सबसे पहले छोटे क्वेश्चन को स्टार्ट करना जो आपको आते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन को देना। एक क्वेश्चन पर ज्यादा समय मत देना, 1 घंटा आधा घंटा ज्यादा मत देना, ठीक है। 20-30 मिनट दोगे तो आपका इजिली हो जाएगा। और सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, ऐसे नहीं कि उसका अगर आपसे क्वेश्चन का हेडिंग पूछी है तो हेडिंग, अगर आपसे कल्टीवेशन पूछा है तो सिस्टमेटिक तरीके से, बोटानिकल नेम, फैमिली, क्रोमोजोम, ओरिजिन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्लाइमेट्स, सोयल, ठीक है, पीएच, इस तरह से आपको सीड सोविंग मेथड्स, आपको सभी पॉइंट टू पॉइंट सिस्टमेटिक तरीके से स्टूडेंट्स आपको इनका आंसर देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स, बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को, आप लोगों के लिए है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर मिलते हैं। ओके हैं, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, गुड बाय।